नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजनीतिक तौर पर। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जैसे ही कल चुनाव परिणाम आए उसके बाद से लगातार अपना विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इन लोगों के बीच में हैं जो अपनी बौद्धिक बेईमानी का लगातार जो है वो हर चुनाव दर चुनाव जो है वो परिचय कराते रहते हैं। और जब तर्कों पर जाते हैं तो तर्क उनके पास होते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दर्द और एक टीस लिए हुए वो बैठे होते हैं और वही टीस जो है वो सोशल मीडिया पर निकालते हैं। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो कल आपने देखा होगा, जैसे ही ममता बनर्जी की बुरी तरह से हार होती है और भवानीपुर की सीट भी वो हार जाती है, उसके बाद से योगेंद्र यादव, हालांकि सबको इंतजार था राकेश टिकैत योगेंद्र यादव का कि वो पश्चिम बंगाल जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन वो इस बार नहीं गए। अब आपको लग रहा होगा कि कारण क्या रहा होगा, तो कारण इसका एक ही था, इसी पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत का पहले से जो है वो स्वागत हो चुका था। आप जो है वो पीछे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको अंदाजा लगेगा किसान आंदोलन के बाद में जब राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल गए थे, ममता बनर्जी के लिए ही गए थे, लेकिन उस वक्त राकेश टिकैत का स्वागत किस तरीके से किया गया था। और योगेंद्र यादव महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान, और जब वो मंच पर जा रहे थे तो किस तरीके से जो है वो उनके कुर्ते फाड़ दिए गए थे, पूरे देश ने देखा था। तो इन लोगों को यह डर था कि इस बार शायद हो सकता है कि बात इससे आगे बढ़ जाए, इसलिए ये पश्चिम बंगाल नहीं गए, चुप बैठे रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, एक बार फिर जो है वो अपना राग अलापने लगे। अब योगेंद्र यादव को यह चुनाव परिणाम जो है वो पच नहीं रहा। अब सवाल यहां है, जब हम बौद्धिक तार्किकता या हम तार्किक शक्ति की बात करते हैं, तो आप सोचकर देखिए कि तमिलनाडु में 2 साल पहले एक पार्टी बनती है, एक्टर विजय पार्टी बनाता है टीवी के, और ऑलमोस्ट वो सत्ता में आ जाता है। तो वहां पर सब कुछ ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना आसान है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2016-17 के बाद से बीजेपी लगातार जो है वो प्रयास कर रही है, और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना के जिस तरीके से घेराबंदी की, वो परिणाम जो है वो इन बौद्धिक लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिनको अर्बन नक्सल कहते हैं। अब आप सोचकर देखिए, तर्क है कि एसआईआर की वजह से जो है वो चुनाव हारी है ममता बनर्जी, जो 90 लाख वोटरों के नाम कटे। तो आप सोचकर देखिए, इन्हीं की बौद्धिक जो क्षमता है उसका आकलन करने का तरीका देखिए। जिस राज्य में 2,43,00,000 महिला मतदाता, महिला लाभार्थी कहूंगा मैं, जिसको सीधे तौर से जो है वो महिलाओं का या योजनाओं का जो है वो फायदा मिल रहा हो ममता बनर्जी के द्वारा, उतने वोट भी ममता बनर्जी को नहीं मिलते हैं। तो फिर आप इसका आकलन किस तरीके से करोगे? आप उस आकलन को छोड़ देते हो जब 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने, कुछ लड़कों ने, आपको पता होगा कि जय श्री राम के नारे लगाए, कुछ दूर गाड़ी रोककर ममता बनर्जी उनको बुलाती है और एफआईआर करने के आदेश तक दे देती है। लेकिन अगर ये लोग इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर आप सोचकर देखिए कि इनका जो एजेंडा है वो सेट कैसे होगा। तो ये लगातार जो है वो इस देश को, इस मतदाताओं को जो है वो भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और जहां तक आप देखिए, आकलन नहीं, आप अनुभव पर अगर आप भरोसा करें तो 2014 के बाद से क्या बदला। 2014 में जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो लगा कि इस देश में अब जो है वो फ्री बीज की रेवड़ी के बिना सत्ता में लौटना मुश्किल है किसी भी राजनीतिक दल का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मिथक को तोड़ दिया। और किस तरीके से तोड़ा, ये पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महिला लाभार्थी होने के बावजूद, क्योंकि बात यहां पर जो है वो लगातार यही बौद्धिक लोग ये बोलते हैं कि बिहार में एनडीए इसलिए जीत गया क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया।
तो पार्टी ने, जो लोग जिसका लाभ मिल रहा है वो उस पर भरोसा करते हैं, तो फिर ममता बनर्जी पर भरोसा क्यों नहीं किया? इसका जवाब जो है वो इन लोगों के पास नहीं होगा। तो ममता बनर्जी, या हम 2014 के बाद से बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने और क्या चीजें बदली, तो फ्रीबीज की रेवड़ी नहीं, आप पर भरोसा जो है वो होना जरूरी है। और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं था। आप देखोगे तो इसका मुख्य कारण था सुरक्षा का अभाव या सुरक्षा की कमी, एक डर का माहौल औरतों को लेकर। और उसमें आप देखिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और जो शेख का मामला हुआ था संदेश खाली का, वो इसमें सबसे बड़ा जो है वो सेटबैक होकर चला गया टीएमसी के लिए। एक इमेज बन गई कि टीएमसी के गुंडों की भाषा क्या है और वो कैसे जो है वो राज करते हैं, और अगर टीएमसी जीत गई तो क्या होगा। दूसरा, जब हम बात करते हैं इससे आगे बढ़कर फ्रीबीज की रेवड़ी और नरेंद्र मोदी की, तो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है। एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं, और इसी चुनाव के साथ असम का चुनाव। तो यह भी एक जो है वो बदलाव 2014 के बाद से इस देश को देखा है, लेकिन इन लोगों को ये चीजें जो है वो पचती नहीं है। इसे कहते हैं बौद्धिक बेईमानी, अर्बन नक्सल लोगों के साथ में। और ऐसा नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे या बड़े ऊंचे पद पर जो है वो काम कर चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं अवध ओझा। एक सपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के बाद में कि शायद वो जो है वो देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे, लेकिन किसी पार्टी ने आसपास फटकने नहीं दिया। तो लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल की पार्टी उनको दिल्ली का शिक्षा मंत्री बना देगी, क्योंकि शिक्षा जो है वो शेरनी के दूध की तरह होती है, और वो बकरी के दूध की तरह तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो चुनाव लड़ने के लिए याद करिए 2 दिसंबर 2024, मैं तारीख के साथ बता रहा हूं, जिस दिन अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। और उसके बाद इसका पहला रुझान अवध ओझा का आ गया था जब एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने उनसे जो है वो माइक छीन लिया था। उसी दिन अवध ओझा को उसको अपनी जो है वो औकात का पता चल गया था, लेकिन एक सपना था कि शायद अरविंद केजरीवाल की पार्टी में रहेंगे तो शिक्षा मंत्री जरूर बनेंगे। तो उस सीट से, क्योंकि शिक्षा का मॉडल, तो मनीष सिसोदिया की जो सीट थी पटपड़गंज, वहां से वो चुनाव लड़ने जाते हैं। आपको पता ही है मनीष सिसोदिया सीट छोड़कर भाग गए थे, और उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि उससे पहले जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में जीत हार का अंतर एक मात्र जो है वो 3000 वोटों का रह गया था। तो मनीष सिसोदिया को पता था कि इस बार यहां पर जो है वो दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि बीजेपी के आई थिंक जो नेगी एक नेता है वो उस पर जो है लगातार मेहनत कर रहे थे। तो पटपड़गंज से अवध ओझा ने चुनाव लड़ा, और अवध ओझा बुरी तरह जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्श पर लेटा दिया। सारे सपने टूट गए जो वो लेकर बैठे थे, ख्वाब। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की सच्चाई का भी पता चला होगा, क्योंकि अवध ओझा के पास वो पैसे वाले हैं, उनके पास स्टूडेंट थे। तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल को अवध ओझा की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली चुनाव ही हार गए और अरविंद केजरीवाल के तीनों मॉडल जब पंजाब शिफ्ट हो गए, तो अवध ओझा की जरूरत ही नहीं रही। अवध ओझा ने पार्टी छोड़ दी। लेकिन अभी भी जो राजनीतिक बयानबाजी है उससे वो जो है वो राजनीति से, भले ही चुनाव लड़ने वाली राजनीति से दूर हुए हो, लेकिन वो कसक अभी भी बाकी है। और जल्दबाजी देखिए, क्योंकि इन बुद्धिजीवी लोगों को यह लगता है कि इनको जो है वो भारतीय राजनीति का सब कुछ पता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के टीचर है, ये सब कुछ जानते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको एबीसीडी का भी पता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा। और एक दिन पहले, 24 घंटे पहले ममता बनर्जी को बधाई दे दी, अग्रिम बधाई, क्योंकि इनको लग रहा था कि ममता बनर्जी जीतेगी और उसके बाद में लोग ये कहेंगे वाह, अवध ओझा जो है वो भविष्यवाणी जो करते हैं उनको सब पता होता है। अगर आप सोच कर देखिए, ऐसे बेवकूफ लोगों को पता होता तो शायद वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की नब्ज उसी वक्त पढ़ लेते, और वो गलती करते नहीं। लेकिन वो गलती करे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेवकूफी भरा जो है वो कदम होता है।
और फिर उसके बाद में यह कहना कि नरेंद्र मोदी को भी ममता दीदी की कीमत पता है। और फिर अगले दिन जैसे ही चुनाव परिणाम आया, कल के दिन अचानक से जो है वो पलटी मारनी पड़ी। अब अवध ओझा को यह बताना चाहिए कि वो शेरनी का दूध पीते हैं या किसका दूध पीते हैं, क्योंकि शेरनी का दूध पीते तो शायद वो ऐसा नहीं करते, और अगर वो किसी और का पीते हैं तो फिर उनको खुलकर जो है वो बोलना चाहिए कि वो किसका दूध पी रहे हैं, किस जानवर का दूध पी रहे हैं। और फिर इस तरीके की जो है वो राजनीति इसलिए, और इस लिस्ट में ऐसा नहीं है कि अवध ओझा अकेले हैं या योगेंद्र यादव अकेले हैं। आप देखिए एक दो दिन में जितने भी जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका विश्लेषण आना शुरू हो जाएंगे। ममता बनर्जी कैसे हारी, हम पहले से जो है वो चर्चा कर रहे थे, वो हार गई। और अब ये जो कांग्रेस पार्टी की जीत दिखा रहे हैं, अब आप सोचकर देखिए, अगर ममता बनर्जी के बजाय पश्चिम बंगाल में, क्योंकि एक बुद्धिजीवी को तो मैंने यहां तक देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ममता बनर्जी को इंप्लांट किया है। अब आप उसके बौद्धिक स्तर को देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से निकलकर उसने तृणमूल कांग्रेस बना ली। अब आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे, जबकि सबको पता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली है। इस तरीके के बौद्धिक स्तर के लोग, और जाने माने अपने आप को जो है वो पत्रकार कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि 2014 से पहले वो इसी तरीके से देश की जनता को और ऐसी पार्टियों को बेवकूफ बनाते आए थे, और उनको लगा था कि 2014 के बाद से भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए आपने देखा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो आना ही बंद हो गई। ये इसका जो है वो सबसे बड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उस वर्ग को सेटबैक है। 2014 से पहले जो अपने ऑफिस में बैठकर भविष्यवाणी करते थे, यहां तक कि कुछ तो जो है वो मंत्री तक बना देते थे, इस तरीके के सौदे तक फाइनल करते थे। तो आज उनका यह हाल होना लाजमी है, स्वाभाविक है, वो दिखाई देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।